So good afternoon to all. Welcome to Unacademy Plus GATE ESE चैनल। मैं अमर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज एक नए चैप्टर के साथ, अल्टरनेटिंग करंट। ओके, चलिए। तो आज शाम की जगह दोपहर में अपन क्लास ले रहे हैं। वजह यह है कि शाम को मेरी दूसरी क्लासेस है, स्पेशल क्लास क्या सैटरडे है, ठीक है। तो आज अपन दोपहर में अपनी क्लास रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये है इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग एंड टीचिंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, जो कि वेल नॉन एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसको आज हर कोई जानता है। यहाँ पे आप ऑनलाइन पढ़ा भी सकते हैं और ऑनलाइन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स तो देख ही सकते हैं जस्ट अनअकैडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, या यूट्यूब पे अनअकैडमी के लेक्चर्स आप सर्च भी कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी एग्जाम के, और आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी होते हैं जिनकी अपन को ज़रूरत पड़ती है, लाइक बहुत टेस्ट सीरीज वगैरह अपन को कोई ज्वाइन करना है, या फिर बहुत सारी क्विजेस भी होते हैं यहाँ पे हर संडे सैटरडे, है ना। एक अपन को पर्सनल कोच भी मिलता है, अपना स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, अपन को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, एक एक्सपर्ट गाइडलाइंस वगैरह, है ना, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, ठीक है, और पर्सनल इंटरेक्शन, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो उनके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाते हैं, और इन चार्जेस के लिए आपको इनमें अपन डिस्काउंट भी ले सकते हैं। अगर आप ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लेने के लिए अगर सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं अनअकैडमी का, तो उसमें अगर आप कोड यूज़ करते हैं AMARS, तो फिर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है। ओके, जिस तरीके से अपन फ्लिपकार्ट अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं, वैसे ही अगर अपन अनअकैडमी पे जाके कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो गेट की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे UPSC की, चाहे नीट JEE, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहा हो, अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहते हैं तो आप ये कोड ज़रूर यूज़ करें ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल सकेगा, ठीक है। चलिए, तो आज अपन अपना चैप्टर रखेंगे अल्टरनेटिंग करंट। तो आज अपना अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर रहेगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसको जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी लेक्चर्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं बाद में उनकी PDF यहाँ पे अपलोड कर दी जाती है, तो आपको यहाँ पे PDF मिल जाएगी, ताकि आपको बार बार वीडियो लेक्चर सुनना नहीं पड़ेगा, और PDF को अपने नोट्स में आप ऐड करके सीधा रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है भाई, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, तो अल्टरनेटिंग करंट में सुन लेते हैं अपन अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। जिसको जो भी क्वेश्चन पूछा जाए अगर आता हो तो यहाँ पे टाइप करके भेज सकता है। ओके, चलिए। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जब भी कोई करंट अपना करंट टाइम के साथ एक मैक्सिमम और एक मिनिमम वैल्यू के बीच में ऑसिलेट करता हुआ आगे बढ़ता रहता है टाइम के साथ, मतलब टाइम के साथ वेरी करता है, ऐसे करंट को अपन क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। जैसे इस तरीके से देखो, ये अपना करंट है ना, ये अपना करंट मान लेते हैं, और ये टाइम एक्सिस मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये करंट इस तरीके से चलेगा टाइम के साथ, और ये कंटिन्यूस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। कंटिन्यूस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, कभी मैक्सिमम तक पहुँचता है, फिर कभी मिनिमम तक पहुँचता है, और मैक्सिमम मिनिमम के बीच में हर वैल्यू है उसके पास, ठीक है। तो ऐसे करंट को अपन क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है, तो यहाँ पे अपन लिख भी देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन उसको लिख भी देते हैं कि करंट विच पीरियडिकली चेंज इट्स डायरेक्शन, ठीक है, इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। इसी को अपन नाम दे देते हैं क्या, AC भी बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए, अगर अपन ग्राफ बना के देखना चाहें तो फिर अपन यहाँ पे देख भी सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट को। चलिए, तो किस तरीके से अपन देखेंगे, सुनेंगे यहाँ पे ध्यान से। मान लीजिए अपन को इस तरीके से करंट मिल गया, देखिए ये और ये, ठीक है। एक अपन यहाँ पे वेव देख लेंगे, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट इस तरीके से भी हो सकता है, अभी यहाँ पे अपन बताने वाले हैं, और एक करंट अपन यहाँ पे देख लेंगे, तो अपन को आइडिया लग जाएगा कि भाई अल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है। ओके, चलिए भाई, तो अल्टरनेटिंग करंट, तो इसको अपन मान लेते हैं अपना करंट एक्सिस, ठीक है। इसको मान लिया अपन ने अपना करंट एक्सिस, और ये मान लिया अपन ने अपना टाइम एक्सिस, ठीक है। ये है अपना टाइम एक्सिस। तो अगर अपना करंट इस तरीके से चलता है टाइम के साथ वेरी होता हुआ,
ठीक है। टाइम के साथ वेरी होता हुआ इस तरीके से चलता है, किस तरीके से देखें यहाँ पे, इस तरीके से। तो इसको बोला जाता है साइनसोइडल एसी, मतलब साइनसोइडल अल्टरनेटिंग करंट। क्यों? क्योंकि ये साइन वेव के फॉर्म में चल रहा है। किसके फॉर्म में चल रहा है? साइन वेव के फॉर्म में, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं अपन? साइनसोइडल एसी। अगर अपना करंट इस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से? इस तरीके से, मैक्सिमम तक जाता है, फिर जीरो, फिर नीचे नेगेटिव में मैक्सिमम तक जाता है, फिर इस तरीके से। तो इसको अपन नाम दे देते हैं ट्रायंगुलर एसी। इसको क्या नाम दे देते हैं? ट्रायंगुलर एसी। और ये सब टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर अपना करंट इस तरीके से है, अब अगर अपना करंट इस तरीके से है, तो इसको अपन नाम देते हैं रेक्टेंगल एसी या स्क्वायर एसी, जिस तरीके से है वो। क्लियर है? तो ये अपना स्क्वायर एसी हो जाए, ठीक है। तो ये अपना स्क्वायर एसी है, स्क्वायर है ना। ओके, तो ये टाइम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना स्क्वायर एसी, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर एसी। ट्रायंगुलर एसी, इसको अपन साइन एसी बोल सकते हैं, साइनोसॉइडल एसी बोल सकते हैं। क्लियर है? कोसाइन एसी बना सकते हैं, है ना। जैसा शेप होगा उसके ग्राफ का, वैसा ही अपन उसमें एसी लगाते हैं। क्लियर है? तो ये तो बात एसी की होती है। इसके अलावा भी क्या सब कुछ और होता है? इसके अलावा होता था डीसी, है ना। अभी तक अपन डीसी पढ़ते थे। डीसी कैसा होता था? डीसी एक ऐसा करंट था जो टाइम के साथ कांस्टेंट रहता था, हमेशा बदलता नहीं था। जैसे ये करंट है और ये टाइम के साथ कांस्टेंट है, देखिए टाइम के साथ कांस्टेंट। तो ये करंट क्या है? ये डीसी करंट है। ये क्या है? डीसी, डायरेक्ट करंट। ये चेंज नहीं होता, ये हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो ये डीसी करंट होता है। लेकिन आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। चलिए, तो अल्टरनेटिंग करंट कैसे करंट होता है? अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जो टाइम वेरिंग फंक्शन होता है। टाइम वेरिंग फंक्शन होता है एक अल्टरनेटिंग करंट, है ना। और ये क्या होता है? पीरियडिकली टाइम के साथ चेंज होता रहता है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बीच में वाइब्रेट करता रहता है, ठीक है। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट भी है दोस्त। तो यहाँ पे कुछ स्पेशली अपन बस ये इस बात का ध्यान रखेंगे, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द करंट इन पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल शुड बी इक्वल। ये जरूरी नहीं है, है ना। ये इसको पीक वैल्यू बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं अपन? पीक वैल्यू। देखेंगे ध्यान से, इसको पीक वैल्यू बोलते हैं। ये पॉजिटिव तरफ पीक वैल्यू है, इसलिए इसको प्लस आई नॉट, और ये है माइनस आई नॉट, ये नेगेटिव पीक वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये इसका पीक है, मतलब मैक्सिमम ऊपर कितना जाता है और मिनिमम नीचे कितना जाता है, वही पीक वैल्यू कहलाता है। ये प्लस आई नॉट है और ये माइनस आई नॉट है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि अपन हमेशा पीक वैल्यूज को इक्वल रखते हैं। जितना ऊपर जाता है मैक्सिमम, उतना ही अपन नीचे लेके जाते हैं उसको मैक्सिमम की तरफ, है ना। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पॉजिटिव हाफ साइकिल, दैट द करंट इन पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल शुड बी इक्वल। ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन अपन वही केस पढ़ते हैं जिनमें ये सेम होता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये अलग अलग भी हो सकते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल का करंट और नेगेटिव हाफ साइकिल का करंट अलग अलग भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए, तो अपन ने जो ऊपर एग्जांपल्स बनाए हैं वो सारे के सारे क्या हैं? सिमेट्रिक एसी हैं। वो सारे के सारे क्या है? सिमेट्रिक एसी है, ठीक है। ये सारे के सारे सिमेट्रिक एसी हैं। और अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल का करंट और नेगेटिव हाफ साइकिल का करंट इक्वल नहीं होता तो फिर ये नॉन सिमेट्रिक एसी कहलाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब यहाँ पे एसी में अपन क्या पढ़ते हैं? एसी सर्किट्स कुछ पढ़ते हैं जिनमें रजिस्टर लगा रहता है, कभी कैपेसिटर लगा रहता है, कभी इंडक्टर लगा रहता है, कभी इनके कॉम्बिनेशंस, है ना। रजिस्टर कैपेसिटर, कैपेसिटर इंडक्टर, या तीनों भी यूज कर सकते हैं, रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर, ओके, इनके कॉम्बिनेशंस, ठीक है। चलिए, द EMF एंड करंट इन दीज AC सर्किट्स आर एट सेम फ्रीक्वेंसी। अपन जो यहाँ पे करंट भेजेंगे वो सेम फ्रीक्वेंसीज में होंगे, ठीक है। बट फेज में और मे नॉट बी डिफरेंट, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो अपन जब आगे चल के सर्किट्स पढ़ेंगे तो उस टाइम पे ये सब बातें अपने काम आएंगी, ठीक है। चलिए, तो फिर अपन आगे चलते हैं, है ना। तो फ्रीक्वेंसी याद रखेंगे, है ना। कैपेसिटर, इंडक्टर, इन सबको दी जाने वाले करंट की फ्रीक्वेंसीज क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। जबकि इनके फेज क्या हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ मैथमेटिकल टर्म्स भी अपन याद रखेंगे जो अपने इस चैप्टर में काम आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहली मैथमेटिकल टर्म जो अपन यहाँ पे याद रखेंगे वो है एवरेज फंक्शन,
ठीक है। तो एवरेज, तो यहाँ पे क्या है, करंट कंटिन्यूस वेरी कर रहा है, कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम, इस तरीके से क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो अपन जब भी कोई चीज वेरी करती है टाइम के रेस्पेक्ट में, वहां पे अपन एवरेज निकालते हैं, है ना। एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज, ठीक है। तो एवरेज किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज भी अपन को पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट करने वाले हैं, है ना। अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज फॉर फुल साइकिल, अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज फॉर हाफ साइकिल, है ना। तो दोनों तरीके के अपन एवरेज निकालने वाले हैं, इसलिए अपन को एवरेज कैसे निकाला जाता है ये बात अपन को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर, अब अपन को पता है दोस्त कि करंट इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू आई टी, है ना। Q इज इक्वल टू आई टी लिख सकते हैं। एक मिनट रुको, चलिए देखेंगे। हाँ, तो देखेंगे सभी लोग। तो अपन को पता है दोस्त कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी, और I इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है, डी क्यू अपॉन डी टी। अब अपन को निकालना है एवरेज करंट। तो एवरेज करंट क्या होता है, जैसे, है ना, तो सिंस एवरेज करंट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे अपन, है ना। तो एवरेज क्या होता है, मतलब टोटल जो भी है ना, टोटल चार्ज करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, है ना। तो टोटल चार्ज जो भी फ्लो हुआ अपन टोटल टाइम, कितने टाइम में वो फ्लो हुआ, इस तरीके से अपन एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। इसी तरीके से अपन बचपन से सीखते आते हैं कि एवरेज चीजें इसी तरीके से निकाली जाती हैं, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल चार्ज को किस तरीके से पुट कर देंगे, तो अपन को पता है Q इज इक्वल टू आई टी, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज इज इक्वल टू आई डी टी, ठीक है, आई डी टी और उसका इंटीग्रेशन, ये अपन पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से अपन निकाल सकते हैं ना, डी क्यू इज इक्वल टू टोटल चार्ज, है ना, ये इस फॉर्मूले से, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पुट कर देंगे टोटल चार्ज की जगह क्या, आई डी टी, तो ये हो जाएगा आई डी टी, और टोटल टाइम की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल लेते हैं, एवरेज करंट निकाल लेते हैं। और एवरेज करंट ही क्या, इसी तरीके से हर चीज का एवरेज निकाला जाता है, जो भी चीजें टाइम पे डिपेंड करती हैं उन सबका एवरेज इसी तरीके से निकाला जाता है। तो हमेशा के लिए फॉर्मूला याद रख सकते हो, हमेशा के लिए फॉर्मूला याद रख सकते हो, एवरेज किसी का भी निकालना हो इसी तरीके से निकालना। जैसे अपन को किसी x क्वांटिटी का एवरेज निकालना है, तो x क्वांटिटी का एवरेज जो टाइम डिपेंडेंट है, तो x क्वांटिटी का एवरेज हो जाएगा x dt अपॉन dt, है ना। और जहां से जहां तक अपना टाइम वेरी कर रहा है वहां से वहां तक की क्या लगा देनी चाहिए, अपन को लिमिट लगा देनी चाहिए, बस खत्म। तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है बस, ठीक है। इस तरीके से अपन किसी भी क्वांटिटी का क्या निकालते हैं दोस्त, एवरेज। तो चलिए अपन एवरेज निकाल के भी देख लेते हैं किसका। तो अपन यहाँ पे एवरेज निकालना चाहते हैं, एवरेज करंट फॉर फुल साइकिल ऑफ एसी, ठीक है। तो अपन एसी करंट की, है ना, अल्टरनेटिंग करंट की फुल साइकिल के लिए क्या निकालना चाहते हैं, एवरेज, कि एक फुल साइकिल में इसका एवरेज करंट कितना होता है, ठीक है। तो चलिए एक फुल साइकिल में एवरेज करंट कितना होता है। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, अपना एसी ले लिया भैया, एसी सिग्नल, ठीक है। अपन जनरली किसको लेते हैं, साइनसोइडल एसी को कंसीडर करते हैं, ठीक है। बाकी आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन साइनसोइडल एसी की अपन को इक्वेशन पता रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन करंट मान लेते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये अपना करंट है, ठीक है। अब अपन इस करंट की क्या निकालना चाहते हैं, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, इस करंट की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो चलिए एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, पीछे अपन ने फॉर्मूला पढ़ लिया है, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू किसी की भी निकालनी हो, किसी की भी निकालनी हो, तो आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ उस क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो पूरी फुल साइकिल के लिए पूछ रहा है। फुल साइकिल मतलब ये 0 और इसको बोलते हैं t/2, ठीक है। और ये पूरा एक टाइम पीरियड हो गया t,
ठीक है। तो पूरी फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट कितना होगा, तो ये 0 से t की लिमिट लगा देते हैं अपन, ठीक है। और यहाँ पे भी लिमिट क्या लगा देंगे, 0 से t। ओके चलिए, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे अपन आई की वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए आई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 0 से t, ठीक है। और फिर यहाँ पे हो जाएगा cos 0, 0 इंटू ओमेगा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आई नॉट अपॉन ओमेगा, और ये पाए माइनस कॉस 0, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया 2 पाए में t और t कैंसिल आउट हो गए थे, ठीक है। और नीचे बचा हुआ है अपना t। चलिए cos 2 पाई कितना होता है, cos 2 पाई की वैल्यू -1 पुट कर देंगे अपन, ठीक है। अच्छा ये माइनस अपना यहाँ पे छूट गया, ठीक है। चलिए ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपन ने पुट कर दिया। चलिए तो ये यहाँ से क्या जाएगा, तो अब एवरेज वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी, ठीक है। cos ओमेगा की जगह अपन वैल्यू को पुट कर दिया क्या, cos ओमेगा, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी, और टी कैंसिल आउट हो गया तो cos 2 पाई बचेगा, ठीक है। cos 2 पाई अपना -1, तो ये -1 और ये माइनस cos 0 1, ओके। तो ये -2 ये होता है, ये अपना कुछ एक साइन छूट गया दोस्त, पीछे अपना एक साइन छूटा है यहाँ पे, तो 1 मिनट रुकेंगे, आई नॉट अपन थोड़ा पीछे चल के इस कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अपनी एवरेज वैल्यू में क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, अपन ने आई की वैल्यू को सही पुट कर दिया, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओके, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और फिर आई नॉट को अपन ने बाहर निकाल लिया, साइन थीटा है ना, साइन थीटा, ये थोड़ा सा अपना मिस्टेक हो गया। यहाँ पे याद रख लेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा, ओके। चलिए है ना, cos 180 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लो नेक्स्ट पेज, ओके। चलिए देखिए cos अपन को कितने 2 पाई की वैल्यू चाहिए ना, तो 2 पाई को अपन ऐसे लिख सकते हैं 180 प्लस 180, ओके। तो ये कहाँ कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा, ओके। तो इसको अपन 180 में चेंज तो होता नहीं है, ठीक है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है माइनस, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं cos 180 माइनस cos 180। इसको भी अपन और सॉल्व कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 90, 90 में चेंज हो जाता है, ठीक है। और 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, अपना सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, तो इसको साइन 90 लिख सकते हैं, और साइन 90 अपना 1 होता है, ठीक है। अच्छा सेकेंड क्वाड्रेंट में ये माइनस भी होता है cos की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा माइनस, ओके। चलिए तो ये +1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा +1, तो यहाँ पे अपन +1 पुट कर दो, तो माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा कितना आ जाएगा 1 माइनस cos 0 की वैल्यू 1 अपॉन टी, ओके। चलिए तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आई एवरेज इज इक्वल्स टू, आई एवरेज इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपना 0। तो अब आज से इसको एज अ रिजल्ट हमेशा के लिए याद रख लो कि एवरेज वैल्यू हमेशा अल्टरनेटिंग करंट की या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की हमेशा 0 रहती है फॉर फुल साइकिल। और क्यों 0 होती है इस बात को भी अपन समझ लेते हैं, क्योंकि देखो जितना पॉजिटिव अपन क्या पढ़ रहा है, एक सिमेट्रिक एसी पढ़ रहा है, तो जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, तो एवरेज तो 0 निकलेगा, एवरेज तो 0 निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है, एवरेज तो 0 निकाल लेंगे, तो इस तरीके से अपन को निकालना होता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को, तो ये आज से अपन को हमेशा याद रखना है, क्लियर है, ठीक है। किस तरीके से एवरेज निकाला जाता है, इसी तरीके से तुम किसका निकाल सकते हो एवरेज, इसी तरीके से तुम चाहो तो ईएमएफ का भी एवरेज निकाल सकते हो, वोल्टेज का, ठीक है। वोल्टेज की भी तुम्हें एक इक्वेशन मान लेनी है, E = E नॉट साइन ओमेगा टी, और फिर तुम उसका भी एवरेज निकाल सकते हो, ठीक है, उसका भी एवरेज निकाल लोगे तुम, जिस तरीके से बिल्कुल अपन सारे स्टेप सेम रहेंगे और आंसर भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये है आई इज है ना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन तुम्हें यहाँ पे याद रखना होगा, अगर इंटीग्रेशन याद नहीं रखोगे तो फिर तुम आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस
कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा, ओके, माइनस, ये माइनस माइनस है यहाँ पे, है ना, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए, तो अब अपन यहाँ पे एज अ रिजल्ट लिख भी लेते हैं, ठीक है। फॉर फुल साइकिल, फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल की कभी भी बात चलेगी, है ना, फुल साइकिल की कभी भी बात चलेगी तो आई एवरेज और ई एवरेज हमेशा क्या रहेंगे, हमेशा जीरो रहने वाले दोस्त, ठीक है। तो इसको हमेशा के लिए याद भी कर लेंगे, है ना, क्योंकि कुछ एग्जाम्स में तो ये डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं तुमसे, है ना, ठीक है, जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव के। चलिए, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए, तो अब इसके बाद अपन देखते हैं एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट कितना हो, तो हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट कितना हो, वो भी बड़ा आसान है। हाफ साइकिल में बस तुम्हें क्या करना है, टाइम पीरियड की जो लिमिट है ना, टाइम की जो लिमिट है उसको 0 से t/2 यूज करना है। अभी अपन ने पीछे क्या यूज करा था, 0 से t यूज करा था, लेकिन यहाँ पे कितनी यूज करेंगे, 0 से t/2, ठीक है। चलिए, तो फिर हाफ साइकिल के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन अपना ये एक फिर से वही सर्किट मतलब करंट कंसीडर कर लेते हैं, एक अल्टरनेटिंग करंट जिसको अपन साइन वेव मानते हैं जनरली, ठीक है, ठीक है, अपन क्या मानते हैं जनरली, साइन वेव, ओके। तो लो वही करंट अपन कंसीडर कर लेते हैं, ये करंट एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, ओके, और इसमें फ्लो कर रहा है अपना करंट आई, किस फॉर्म में, साइन फॉर्म में, इस तरीके से, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन अपन लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब अपन को इसको सॉल्व करना है फॉर हाफ साइकिल। तो एवरेज वैल्यू अपन निकालना जानते हैं, ठीक है। एवरेज किसी का भी क्या किस तरीके से अपन निकालते हैं, आई एवरेज इज इक्वल्स टू, आई एवरेज इज इक्वल्स टू उस फंक्शन का है ना, उस फंक्शन का टोटल, है ना, विद रिस्पेक्ट टू डी टी, तो आई डी टी, है ना, और टाइम की लिमिट लगा देंगे। इस बार क्या बोल रहा है वो, हाफ साइकिल के लिए, किसके लिए, हाफ साइकिल की, तो यहाँ पे लिमिट क्या लग जाएगी, 0 से t/2, ओके, 0 से t/2, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट जो है वो क्या रहेगी, 0 से t/2, ओके, 0 से t/2, ठीक है। चलिए, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज पुट करके फिर बस अपन को सिंपल सा क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। चलिए, तो फिर तो आई एवरेज इज इक्वल्स टू, आई एवरेज इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, लिमिट है 0 से t/2, और वैल्यू पुट कर दी अपन ने आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, और यहाँ पे टोटल टाइम 0 से t/2 डी टी, ओके। चलिए, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, तो बाहर कौन आ जाएगा, आई नॉट, ठीक है, साइन थीटा का सीधा इंटीग्रेशन कर दें, है ना, तो जिस तरीके से पहले करा था कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है, कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और यहाँ पे लिमिट क्या रहेगी इस बार, 0 से t/2, ओके। चलिए, और यहाँ नीचे dt का इंटीग्रेशन t, ठीक है, और लिमिट अपनी लगा दो 0 से t/2, ओके। चलिए, अब ओमेगा को अपन बाहर निकाल लेते हैं। ओमेगा को बाहर निकाल लेंगे तो जो भी है वो अपन लिमिट वगैरह पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एवरेज इज इक्वल्स टू, आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन ओमेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो t/2 माइनस 0, और ऊपर क्या हो जाएगा, cos 2, सॉरी क्या था, cos ओमेगा टी, है ना, तो cos ओमेगा और t की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो cos ओमेगा t/2 माइनस cos 0, ओके। चलिए, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आई नॉट अपॉन ओमेगा को भी अपन ने पुट कर दिया 2π/, और t कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और अपॉन ये एक t/2, और यहाँ पे क्या क्या रह जाएगा, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे 2π/t, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे केवल बचेगा cos π, कितना बच्चा रह जाएगा, cos π माइनस cos 0, ओके। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे t से t कैंसिल आउट कर देंगे और 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये बचा रह जाएगा इधर आई नॉट अपॉन पाई, ओके। चलिए, और यहाँ पे -1 -1 -1, ओके,
ठीक है। चलिए पीछे इंटीग्रेशन देखें जरा, पीछे इंटीग्रेशन देखें यहाँ, है ना। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस, ये माइनस अपना छूट गया यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस लगा दें, माइनस छूटा अपना यहाँ पे, और फिर इस माइनस को अपन यहाँ पे कॉमन ले लेंगे इस तरीके से। देखो यहाँ पे ये माइनस अपन ने कॉमन ले लिया, है ना। और अब जो -2 आया ना, तो वो इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा और अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 2I0/पाई। ओके, तो ये है अपना एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल। हमेशा याद रखेंगे, हमेशा इसको याद रखना, ठीक है। सिमिलरली अपन ई एवरेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ई एवरेज भी, तो उसका भी डेरिवेशन ठीक इसी तरीके से होगा, और ई एवरेज भी आ जाएगा अपना 2E0/पाई, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले अपन को हमेशा याद रखने, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये अपन ने वैल्यूज निकाली है ना, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज फॉर फुल साइकिल एंड हाफ साइकिल, ठीक है। चलिए अब अपन पढ़ते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो जो भी फंक्शंस वेरी करते हैं ना दोस्त, वहाँ पे एक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जरूर आती है, ठीक है। तो अपन वहाँ यहाँ पे अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, बाद में अपन इसकी यूटिलिटी भी देखेंगे कि ये आती क्यों है, इसका काम क्या है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में याद रखेंगे दोस्त। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसका सिंबल होता है IRMS, ठीक है। और ये होती है जो भी पीक वैल्यू है, जो भी पीक वैल्यू होती है करंट की अपॉन √2, ठीक है। सिमिलरली ERMS अगर तुम्हें निकालना है तो क्या करोगे, जो भी पीक वैल्यू है वोल्टेज की अपॉन √RMS, √2, ठीक है। इस तरीके से अपन ये पीक वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। चलिए RMS वैल्यू सॉरी निकालते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे चलते हैं। तो ये वैल्यूज याद रखोगे ना, डायरेक्ट यूज कर ले जाते हैं। अच्छा, इनकी यूटिलिटी क्या है? तो दोस्त, जब भी कोई फंक्शन वैरी करता है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसमें कुछ एवरेज वैल्यू भी होती है ना। उसकी एक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी निकाली जाती है। तो इन सारी वैल्यूज में बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, टाइम टू टाइम वो वैरी कर रहा था, तो इन सब में सबसे एक्यूरेट जो है वो RMS को माना जाता है, रूट मीन स्क्वायर, है ना। एक मीन होता है, एक मीन स्क्वायर होता है, एक रूट मीन स्क्वायर होता है। तो रूट मीन स्क्वायर सबसे ज़्यादा होता है और एक्यूरेसी के ज़्यादा पास होता है, इसीलिए अपन इसी को सबसे एक्यूरेट मानते हैं किसी वेरिएबल फंक्शन के लिए। तो इसीलिए RMS, तो जिस तरीके से हम यहाँ पर यूटिलिटी के बारे में हम लोग बताते हैं कि जिस तरीके से अगर DC की बात करें, है ना, जिस तरीके से अगर अपन DC की बात करें, जैसे अगर हम तुमसे पूछते हैं यहाँ पे, है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे टाइप करके पूछ सकते हैं ना। चलिए, तो जिस तरीके से अगर हम तुमसे बात करें DC में कि भाई DC में हीट निकालो, DC में हीट निकालो, है ना, HDC, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में पढ़ते हैं अपन, तो वहाँ पे एक करंट होता है, तो I2RT यूज कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब अगर हम तुमसे पूछें कि AC में हीट किस तरीके से निकालोगे, AC में अगर हम तुम्हें कोई रेजिस्टिव सर्किट दे दें तो वहाँ पे हीट किस तरीके से निकालोगे, तो तुम्हें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे तुम्हें IRMS का स्क्वायर करना पड़ेगा। वहाँ पे तुम किसका स्क्वायर करोगे दोस्त, IRMS का स्क्वायर करोगे। तो ये यूटिलिटी है इसकी, इन जगहों पे ये यूज करा जाता है ना। जैसे DC में अपन पावर का फॉर्मूला यूज करते थे, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, है ना, या E इंटू आई लिख दो, वोल्टेज को अपन E से लिख देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही पावर AC में लिखी जाती है, ये DC की पावर है। और अगर AC में लिखना है अपन को पावर, तो अपन क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे ERMS इंटू IRMS। क्लियर है? तो ये दिस इज द यूटिलिटी ऑफ RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू इस तरीके से यूज करी जाती है। क्लियर है सभी को? RMS वैल्यू इस तरीके से यूज करी जाती है दोस्त, ठीक है। क्लियर है? अगर हीट निकालना है तब भी RMS वैल्यू यूज करी जाती है AC में, ठीक है। करंट और पावर निकालना है तब भी RMS वैल्यू यूज करी जाती है AC में, ठीक है। चलिए, तो फिर अपन आगे चलते हैं। तो आगे क्या है भाई, एक क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, ठीक है, एक तुम्हें वोल्टेज, है ना। तो ये जो AC की इक्वेशन, ये अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ चुके होते हैं ना, AC की इक्वेशन। तो AC की इक्वेशन क्या होती थी, वहाँ पे अपन डिराइव कर चुके होते थे, है ना। वोल्टेज की अगर इक्वेशन लिखना है तो E0 sin ओमेगा t, जिसमें ये अपना वोल्टेज की इक्वेशन है, जिसमें इसको बोला जाता है पीक वैल्यू। इसको क्या बोलते थे अपन, पीक वैल्यू, है ना, पीक वैल्यू, ठीक है। इसको क्या बोलते थे,
फेज, इसको क्या बोलते थे? फेज, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो एंगल वाला पोर्शन होता है ना उसको अपन फेज बोलते हैं, है ना। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस माइनस अल्फा भी हो सकता है, क्लियर है, प्लस माइनस अल्फा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो पीक वैल्यू हमेशा पता लगा लिया करोगे, कहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, पीक वैल्यू पता लगा लिया करोगे। फेज अगर पता लगाना हो तो ओमेगा टी है ना, इसमें टाइम की वैल्यू पुट कर दो तो उस पर्टिकुलर टाइम पे फेज निकल के आ जाएगा, है ना। और प्लस माइनस अल्फा भी हो सकता है, यहाँ पे तो तुम चाहो तो लिख भी लो इसको प्लस माइनस अल्फा, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे चलिए ये है अपना फेज, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन अपन को दिया गया है, उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, जिसको आंसर पता हो वो यहाँ पे सॉल्यूशन दे सकता है ना कमेंट बॉक्स में। चलिए तो क्वेश्चन का आंसर भाई देखते हैं। अपन को एक इक्वेशन दी गई है, E इज इक्वल्स टू 100 साइन 100 पाई टी इंटू कॉस 100 पाई टी। अब अपन से इसमें बहुत सारी वैल्यूज पूछे गए हैं, जैसे अपन से पूछा गया पीक वैल्यू क्या है, पीक टू पीक वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, आरएमएस वैल्यू क्या है, फेज एट टी इज इक्वल टू 0 क्या है, फेज एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड क्या है ना। तो सबसे पहले दोस्त याद रखेंगे कि कभी भी जब अपन को वोल्टेज या करंट की इक्वेशन दी जाएगी तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या तो साइन होना चाहिए या कॉस होना चाहिए, दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या तो साइन या फिर कॉस, ओके, या तो साइन या फिर कॉस, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे ध्यान से, है ना, अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा तो फिर वो एसी की इक्वेशन नहीं है दोस्त, तो फिर वो एसी की इक्वेशन नहीं है, ठीक है। चलिए तो अपन ने यहाँ पे दिमाग लगाया और अपन ने क्या करा, बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसको अपन ने 100 को अपन ने लिख दिया 50 इंटू 2, ओके, 50 इंटू 2। और यहाँ पे देखिए साइन का थीटा भी सेम है 100 पाई टी, है ना, साइन 100 पाई टी, और कॉस में भी थीटा क्या है, सेम वही है 100 पाई टी, ओके। चलिए कॉस 100 पाई टी, दोनों के थीटा सेम है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं 50 साइन 2 थीटा, तो साइन 2 इंटू 100 पाई टी। और अब अपन इसको लिख सकते हैं एक एक्चुअल एसी, एक रियल एसी, है ना। अभी तक वो अपन को कुछ अलग फॉर्म में दिख रहा था, अब अपन को ये सही एक्चुअल फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए तो इसको अपन लिख सकते हैं 200 पाई टी, ठीक है। E इज इक्वल्स टू 50 इंटू 200 पाई टी। अब अपन यहाँ पे सारी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अपन को AC की वेव इक्वेशन अपन को मिल चुकी है, तो उसको अपन यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं। E इज इक्वल्स टू क्या होता है, E नॉट साइन ओमेगा टी होता है ना। चलिए तो यहाँ पे अपन को जो मिला है वो क्या है, E इज इक्वल्स टू E नॉट 50 साइन 200 पाई, ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 200 पाई टी। तो इसको अपन कंपेयर करेंगे तो देखिए पहली क्वेश्चन का आंसर तो फटाक से आ गया, क्या कि E नॉट इज इक्वल टू, कंपेयर करने पे सीधा आ गया 50 वोल्ट। मतलब जो पीक वैल्यू है ना वो 50 वोल्ट है। पीक वैल्यू मतलब क्या, कि जब अपन साइन की इसकी वोल्टेज की वेव बनाएंगे ना, वेव फॉर्म, तो जो पीक वैल्यू कि मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है ना, तो वो 50 है। वो कितना है, वो 50 वोल्ट है, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था पीक टू पीक वैल्यू, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या था, पीक टू पीक वैल्यू। तो पीक टू पीक वैल्यू के लिए अपन क्या करते हैं, है ना, वैसे तो ये किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, है ना, लेकिन क्या है, अब पढ़ा हुआ है तो, है ना, बुक्स वगैरह में मिल जाता है कभी। तो पीक टू पीक, तो इसको बस क्या करना होता है, डबल कर देना होता है 2E नॉट का, और ये हो जाता है 100 वोल्ट। ये कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट, ठीक है। चलिए थर्ड अपन से पूछा गया था कि फ्रीक्वेंसी क्या है और टाइम पीरियड क्या है। तो देखिए ध्यान से दोस्त, ओमेगा की जगह क्या लिखा हुआ है, ओमेगा की जगह लिखा हुआ है 200 पाई, ठीक है। तो यहाँ से अपन को ओमेगा की वैल्यू मिल सकती है, ओमेगा इज इक्वल टू 200 पाई। अब ओमेगा क्या होता है दोस्त, 2 पाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 200 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी दोस्त कितनी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 100 हर्ट्ज,
फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 100 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए इसके अलावा अपन से और क्या पूछा गया, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है दोस्त, टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मतलब 1 अपॉन 100 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद अपन से पूछा गया है, ठीक है, इसके अलावा अपन से पूछा गया फेज एट t इज इक्वल्स टू 0, है ना, फिफ्थ क्वेश्चन। और फेज एट, अच्छा आरएमएस वैल्यू भी पूछी गई। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन, आई आरएमएस, सॉरी ई आरएमएस पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया अपन से, ई आरएमएस। तो ई आरएमएस अभी हमने पीछे तुम्हें लिख के दिया था, पीक वैल्यू अपॉन √2। ठीक है, तो पीक वैल्यू अपनी कितनी थी 50। ठीक है, तो 50 अपॉन √2 वोल्ट, ये है अपना ई आरएमएस। इसके अलावा अपन से पूछा गया है, इसके अलावा अपन से क्या पूछा गया है, फेज एट t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो फेज का काम कर रहा था इस इक्वेशन में ओमेगा टी प्लस माइनस अल्फा होता है ना, लेकिन अल्फा तो है नहीं, तो फेज का काम केवल कौन कर रहा है, ओमेगा टी। ओके, तो फेज इसको फाई से लिखते हैं अपन, तो t इज इक्वल टू 0, तो अपन 0 पुट करेंगे तो फेज भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए सेवेंथ क्वेश्चन, फेज अपन से पूछा गया है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो वो हो जाएगा ओमेगा के इक्वल, और ओमेगा कितना है 200 पाई, ये आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इन सारे क्वेश्चंस के जवाब देते थे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो जरा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पूछेंगे, बोलेंगे जल्दी, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब ये अपन ने एसी की भैया तैयारी कर ली, अब अपन पढ़ने वाले एसी सर्किट्स। ठीक है, तो उन एसी सर्किट्स को एक एक करके, यहाँ पे टोटल अपन 6 सर्किट डील करने वाले हैं। ठीक है ना, एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, और उनके बारे में कुछ पॉइंट्स अपन देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने नॉलेज के बेस पे बहुत जरूरी है नॉलेज के लिए। ठीक है, फिर अपन आरसी देखेंगे, एलसी देखेंगे, आरएल देखेंगे, तो टोटल 6 ये होगा, और फिर एक लास्ट देखेंगे आरएलसी। तो टोटल 7 सर्किट अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सर्किट जो अपना है वो है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, तो एसी सर्किट विथ रजिस्टर, जिसको अपन प्योर रेजिस्टिव सर्किट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट सबसे पहले अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होगा, एसी सप्लाई देंगे और केवल क्या लगा होगा, एक रजिस्टर लगा होगा, वहां पे क्या लगा होगा, एक रजिस्टर लगा होगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो देखेंगे यहाँ, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो तुरंत पूछना। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे प्योर रेजिस्टिव सर्किट पे अपन चलते हैं। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए अपन ने एक रेजिस्टेंस लिया है ना, अब यहाँ से ध्यान से सुनते जाएंगे। प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए अपन ने एक रेजिस्टेंस लिया और उस रेजिस्टेंस को अपन ने क्या दे दी, एसी सप्लाई दे दी। चलिए अब इसका एसी के साथ क्या क्या बिहेवियर है अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये एसी सप्लाई दे दी अपन ने, ठीक है, चलिए, और ये रेजिस्टेंस। चलिए यहाँ पे अपन ने एसी सप्लाई दे दी। ठीक है, एक वोल्टेज दे दिया अपन ने, E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो अपन ने यहाँ पे ये, और इसमें एक करंट फ्लो कर रहा है I। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो कंसीडर अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, है ना, यहाँ पे कैपिटल R अपन रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे, एंड कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग EMF व्हिच इज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है दोस्त, चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो अपना जो अपन ने सोर्स से वोल्टेज दिया है वो कितना है, E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपन पढ़ चुके होते हैं कि वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो अब अपन को यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। उन पॉइंट्स में जैसे फेज डिफरेंस, यहाँ पे मतलब वोल्टेज तो अपन ने कंसीडर कर ही लिया, E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब वोल्टेज ये है तो करंट कितना होगा, है ना, अगर वोल्टेज इतना है तो इस सर्किट में करंट कितना होगा, ये फाइंड आउट करना। पहला करंट कितना होगा, दूसरा फिर जब करंट फाइंड आउट कर लेंगे तो वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस कितना होगा, और उसी फेज डिफरेंस के बेस पे निकाला जाता है फिर क्या, पावर फैक्टर क्या होगा, जो अपन को पावर लॉस के बारे में बताता है। ठीक है,
फिर अपन निकालेंगे इनका फेजर डायग्राम क्या होगा, इनका वेव फॉर्म क्या होगा, है ना, करंट और वोल्टेज का। तो चलिए देखिए, तो अपन क्या पढ़ चुके होते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपन पढ़ चुके होते हैं कि वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो अपन यहाँ पे E की जगह क्या पुट कर सकते हैं, अपन यहाँ पे E की जगह पुट कर सकते हैं I इंटू आर इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और अपन सर्किट में क्या निकालना चाहते थे, करंट निकालना चाहते थे, तो करंट आ जाएगा I इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। ओके, तो ये अपना करंट आ गया दोस्त। लेकिन अब एक कमी सी लग रही है इस करंट में, क्या कमी है वो, तो वो कमी ये है दोस्त, ध्यान से देखो, जिस तरीके से वोल्टेज की इक्वेशन लिखी गई E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वहाँ पे वोल्टेज का पीक लिखा गया ई नॉट, है ना, वोल्टेज का पीक लिखा गया, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे सभी लोग। हाँ, तो वोल्टेज का पीक क्या लिखा गया, ई नॉट, तो वैसे ही करंट का पीक भी क्या होना चाहिए, आई नॉट होना चाहिए, ठीक है। तो फिर अपन ई नॉट बाय आर को क्या लिख देंगे, यहाँ पे ई नॉट बाय आर को क्या मान लेंगे, आई नॉट मान लेंगे, ठीक है। तो सिंस यहाँ पे अपन पुट कर देंगे ई नॉट बाय आर इज इक्वल्स टू आई नॉट, और फिर अपन इक्वेशन लिखेंगे आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो ये है अपना रेजिस्टिव सर्किट का करंट जो अपन को याद रखना है, रेजिस्टिव सर्किट का करंट जो अपन को याद रखना है, ठीक है। तो दोस्त अब वोल्टेज से जो अपन ने करंट फाइंड आउट करा, तो यहाँ पे अपन को कुछ कुछ चीजें साफ साफ नजर आ रही हैं, क्या क्या, जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पे किसकी, फेज की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सबसे पहले बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वोल्टेज के पास था साइन ओमेगा टी, वही सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसके पास है, करंट के पास है साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, ठीक है, तभी अपन फेज डिफरेंस अच्छे से निकाल पाएंगे। ओके, फेज डिफरेंस निकालने के लिए अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बाई चांस दोनों सेम आ ही गए, ठीक है। अगर एक कॉस निकलता तो फिर अपन उस कॉस को साइन में कन्वर्ट करते, तब देखते फिर कि दोनों में फेज डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अभी दोनों के साइन है भाई, करंट वोल्टेज तो अपन ने साइन ओमेगा टी लिखा ही था, और बाई चांस अपना करंट भी साइन ओमेगा टी के फॉर्म में ही आ गया, तो इसीलिए अब अपन इनका फेज डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि वोल्टेज का फेज कितना है ओमेगा टी, और करंट का फेज भी कितना निकल के आया ओमेगा टी। तो फिर अगर अपन इनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो डिफरेंस हो जाएगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी 0, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अपन लिख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो पहला पॉइंट अपना निकल के आ चुका है, E इज इक्वल टू, ये तो अपन ने माना ही था, सिंस E इज इक्वल टू ई नॉट, है ना, और साइन ओमेगा टी। ओके, ये और अपना करंट निकल के आ गया है, ठीक है। तो करंट अपना निकल के आ गया है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमेशा याद रखना, हमेशा ये याद रखना, ठीक है, कि जो वोल्टेज है जैसा वैसा ही करंट है। बस यहाँ पे इतना याद रखना, ये जो पीक वैल्यू है ना करंट की, वो पीक वैल्यू क्या है, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे फेज डिफरेंस, एक पॉइंट अपन डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड पॉइंट अपन यहाँ पे निकालने वाले हैं फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस की अगर अपन बात करें, फेज डिफरेंस, ठीक है, तो फेज डिफरेंस इसको अपन क्या करते हैं, डेल फाई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, डेल फाई से। तो फेज डिफरेंस की अगर अपन बात करें तो इसका फेज डिफरेंस कितना है ओमेगा, इसका फेज कितना है ओमेगा टी, और इसका कितना है ओमेगा टी। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, और ये फेज डिफरेंस जो है वो दोस्त निकल के आ जाएगा 0। ये फेज डिफरेंस क्या निकल के आ जाएगा 0, ठीक है। चलिए इसके अलावा अपन बात करते हैं फेजर डायग्राम की। तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, दोनों में फेज डिफरेंस है 0। अब दोनों का फेज डिफरेंस 0 है, मतलब दोनों सेम फेज में है, मतलब दोनों सेम फेज में। अगर मोटे मोटे तौर पे अगर हम तुमसे समझाने की कोशिश करें और अपन समझने की कोशिश करें, तो दोनों सेम पाथ को फॉलो कर रहे हैं, सेम पाथ को फॉलो कर रहे हैं, सेम टाइम पे फॉलो कर रहे हैं, क्लियर है। मतलब दोनों की 0 वैल्यू एक साथ होती है और मैक्सिमम वैल्यू भी एक साथ होती है, ऐसा ये कहने का मतलब उनका फेज डिफरेंस 0, एक साथ स्टार्ट होते हैं और एक साथ खत्म होते हैं, एक साथ स्टार्ट होते हैं एक साथ खत्म होते हैं, क्लियर है। तो अगर तुम वेव फॉर्म बनाना चाहते हो, वेव फॉर्म देखो बना के तुम्हें यहाँ पे बता देते हैं कि किस तरीके से दोनों चल रहे हैं, किस तरीके से दोनों चल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अपन वेव फॉर्म के फॉर्म में समझ लेते हैं, ठीक है।
चलिए ये है अपना वोल्टेज या करंट। ओके चलिए, तो यहाँ पे जो अपना वोल्टेज है उसको अपन ने इस तरीके से बना दिया ब्लू कलर में, इस तरीके से चल रहा है। और उसका जो पीक है, उसका जो पीक है वो क्या है, ई नॉट। ठीक है चलिए, माइनस ई नॉट। अब अपन बनाते हैं किसको, अब अपन बनाते हैं करंट को। तो करंट का जो पीक था वो ई नॉट डिवाइड बाय आर था, मतलब ई नॉट में कुछ डिवाइड हो जाएगा, मतलब जो वोल्टेज का पीक था उससे थोड़ा सा छोटा, लेकिन एक साथ स्टार्ट करेंगे और एक साथ खत्म करेंगे। इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे अपन इसका पीक लिखना चाहें तो इसका पीक वोल्टेज के पीक से थोड़ा सा छोटा कर देना, आई नॉट, और इधर भी यहाँ पे माइनस आई नॉट। क्लियर है। तो इस तरीके से ये वेव फॉर्म है वोल्टेज और करंट का। ठीक है, ये रेड कलर में जो अपन ने ड्रॉ करा है वो किसके लिए है, करंट के लिए। ठीक है, और ये ग्रीन ब्लू कलर में है वो है वोल्टेज के लिए। क्लियर है सभी को। चलिए, कोई डाउट है ना, पूछते रहना अगर कुछ कोई भी डाउट हो तो। चलिए अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इनका और भी पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो एक आता है पावर फैक्टर। ठीक है, तो पावर फैक्टर डिस्कस करते हैं। पावर फैक्टर क्या होता है, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे पावर फैक्टर के बारे में। चलिए अब ये पावर फैक्टर को डिस्कस करते हैं। अपन ने फेज डिफरेंस निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया। ठीक है, वेव फॉर्म निकाल लिया, फेजर डायग्राम, पहले फेजर डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। तो फेजर डायग्राम कैसा होगा इन दोनों का, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम, ठीक है, इनका फेजर डायग्राम कैसा होगा, तो फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो फेजर डायग्राम किस तरीके से होगा दोस्त, एक रेफरेंस लाइन मान लो, ये जो वोल्टेज ही अपन ने रेफरेंस माना था, सबसे वोल्टेज ही अपन को गिवन था। तो फेजर डायग्राम अपन को ये बता रहा है कि इन दोनों में, मतलब वोल्टेज और करंट में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। मतलब जहां से वोल्टेज स्टार्ट हुआ था, देखो यहाँ पे ग्राफ में वेव फॉर्म में, जहां से वोल्टेज स्टार्ट हुआ ठीक वहीं से करंट स्टार्ट होगा। जहां वोल्टेज जीरो होता है वहीं करंट जीरो होता है। फिर इसी तरीके से वो दोनों एक साथ चलते थे, बस उनके एम्पलीट्यूड अलग अलग है थोड़े से, लेकिन वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, एक साथ स्टार्ट होते हैं। ये इंडिकेट करता है फेजर डायग्राम, जिसको अपन लाइन के फॉर्म में बताते हैं। तो अगर मान लो वोल्टेज इस तरीके से जा रहा है तो करंट भी इसी तरीके से जाएगा, मतलब उनका ये शो कर रहा है कि उनका फेज डिफरेंस जीरो, उनका फेज डिफरेंस जीरो है। अगर तुम वोल्टेज इस तरीके से बनाते हो, है ना, जरूरी नहीं कि तुम इसी तरीके से बनाओ, अगर तुम वोल्टेज इस तरीके से बनाते हो, अगर तुम वोल्टेज वर्टिकल बना देते हो, जहां तुम्हारा मन करे वैसा बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। ठीक है, अगर तुम वोल्टेज इस तरीके से बनाते हो तो करंट भी इसी तरीके से ही बनाओ। ठीक है, कुल मिला के मेरा कहने का मतलब समझो दोस्त, जिस जैसा वोल्टेज है वैसा ही करंट। ये इंडिकेट कर रहा है कि उनका फेज डिफरेंस जो है वो जीरो, ये इंडिकेट कर रहा है कि उनका फेज डिफरेंस जो है वो जीरो है। क्लियर है ये पॉइंट सभी को। ठीक है, इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट उनका क्या, पावर फैक्टर। ठीक है, तो पावर फैक्टर, अब ये पावर फैक्टर होता क्या है ना। तो पावर फैक्टर ये होता है कि जो अपन को पावर लॉस के बारे में बताता है, कोई इक्विपमेंट कितनी पावर लॉस करता है। जो इक्विपमेंट जितनी ज्यादा पावर लॉस करेगा, इसका मतलब उसका पावर फैक्टर उतना ज्यादा होगा। और ये पावर फैक्टर 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर अपन एक शब्द में या एक लाइन में याद रखें, तो पावर फैक्टर मतलब अपन को ये पावर लॉस, कोई इक्विपमेंट कितनी पावर लॉस करता है ना, तो पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्त, पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू कॉस इनटू फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। उसको जो वोल्टेज दिया गया है उसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है, तो वोल्टेज और करंट में जो फेज डिफरेंस है, ठीक है, तो वो। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें प्योर रेजिस्टिव सर्किट की, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में अगर अपन पावर फैक्टर निकालें तो वो हो जाएगा कॉस 0, क्योंकि इनका फेज डिफरेंस 0 था, और ये आ गया 1। सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर फैक्टर होता है किसका, प्योर रेजिस्टिव सर्किट का। और सही बात भी है ना, होना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा पावर लॉस करता है ना, हीट के फॉर्म में। क्लियर है। तो पावर फैक्टर की कभी भी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो हमेशा याद रखोगे कितनी, 1। ठीक है, मिनिमम 0 भी हो सकती है। ठीक है, जो अपन आगे चल के देखेंगे कैपेसिटर और इंडक्टर में।
ठीक है, तो ये है प्योर रेजिस्टिव सर्किट के कुछ पॉइंट्स जो अपन ने यहाँ पे डिस्कस करे। ठीक है, क्या क्या डिस्कस करा, उनका वोल्टेज, उनका करंट, ठीक है, वोल्टेज तो गिवन था, करंट अपन ने डिस्कस करा, तो करंट भी सेम ही निकल के आया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, फेज वगैरह सब कुछ सेम आया, बस एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम था। ठीक है, फेज डिफरेंस की बात करें तो जीरो हो गया क्योंकि दोनों के फेज सेम थे। ठीक है, वेव फॉर्म देखा, उनका फेजर डायग्राम देखा, है ना, और लास्ट में उनका पावर फैक्टर देखा। क्लियर है? चलिए, प्रॉब्लम है कोई तो बताओ जल्दी से। तो अब अपन अपना अगला सर्किट डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगला सर्किट है अपना प्योर इंडक्टिव सर्किट, सॉरी कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, तो अब अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे कैपेसिटिव सर्किट। चलिए, तो एसी सर्किट विथ कैपेसिटर, एसी सर्किट विथ कैपेसिटर। तो एसी सर्किट विथ कैपेसिटर क्या है, सुनेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे कैपेसिटर यूज कर लिया जाएगा। चलो मान लेते हैं, अपन कंसीडर कर लेते हैं, ये है अपना एक एसी सर्किट जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, और कैपेसिटर अपन कैपेसिटर नाम के चैप्टर में पढ़ चुके होते हैं पूरा। ठीक है, और इसको अपन ने एसी सप्लाई दे दी। ठीक है, चलिए, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अपन क्या मान लेते हैं, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी मान लेते हैं। ठीक है, चलिए, कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए, अब यहाँ पे वोल्टेज दे दिया अपन ने इसको। ठीक है, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस सर्किट में अब करंट कितना फ्लो करेगा वो अपन फाइंड आउट करेंगे। फिर जब करंट अपन को मिल जाएगा तो फिर से वही सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे जो अपन ने प्योर रेजिस्टिव सर्किट में डिस्कस करी, है ना, कि वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस क्या है, उनका वेव डायग्राम क्या होगा, है ना, वेव फॉर्म में किस तरीके से उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे, उनके एम्पलीट्यूड्स क्या होंगे, करंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा, वोल्टेज का तो ई नॉट लिखा ही है अपन। ठीक है, और यहाँ पे सबसे काम की चीज है इसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो नहीं बोलना चाहिए, रिएक्टेंस बोला जाता है, लेकिन जिस तरीके से याद रखने के लिए अपन ऐसा समझते हैं कि जिस तरीके से रेजिस्टिव सर्किट का रेजिस्टेंस होता है ना आर, तो वैसे ही कैपेसिटिव सर्किट के रेजिस्टेंस को रिएक्टेंस बोला जाता है, रिएक्टेंस। ओके, लेकिन नाम उसका रिएक्टेंस है। ठीक है, लेकिन अपन ऐसा याद रख लेते हैं कि वो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है ना, जैसे उसका रेजिस्टेंस आर है वैसे इसका रेजिस्टेंस रिएक्टेंस है। ठीक है, तो कैपेसिटर सर्किट के रेजिस्टेंस को रिएक्टेंस बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो अपन वो सारी चीजें डिस्कस करने के लिए पहले अपन को करंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो करंट की इक्वेशन कैसे निकालें, तो अपन ने यहाँ पे अभी तक क्या लिखा, केवल एसी सप्लाई दे दी कितनी, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अपन ने एसी सप्लाई दे दी। ठीक है, एसी सप्लाई दे दी भाई। अब एसी सप्लाई दे दी तो अब चलो करंट निकालते हैं। तो अपन को पता है Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, CV, सिंस Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, CV, है ना, और V की जगह अपन यहाँ पे E यूज कर लेते हैं क्योंकि अपन ने E लिखा है ना सब जगह, है ना, तो V की जगह अपन यूज कर लेते हैं E। चलिए, अब अपन को पता है करंट निकालना चाहते हैं तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है, DQ अपॉन DT। ठीक है, तो Q की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, CE, तो D अपॉन DT CE। ओके, D अपॉन DT CE। चलिए, अब यहाँ पे E की वैल्यू पुट कर दें तो D अपॉन DT C E नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, चलिए, अब यहाँ पे अपन इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे I इज इक्वल्स टू हो जाएगा, C को बाहर निकाल लें और E नॉट को बाहर निकाल लो। ठीक है, तो D अपॉन dt और यहाँ पे हो जाएगा साइन, है ना, D अपॉन dt साइन ओमेगा टी। ओके, चलिए, अब यहाँ पे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन तो कॉस थीटा। चलिए, तो पुट कर देते हैं, तो ई नॉट सी, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा को बाहर निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा,